ये वो जनन तंत्र है जिसमें नर अपने युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण करता है। आधा जनन तंत्र तो पेल्विक कैविटी में है, लेकिन आधा जनन तंत्र शरीर से बाहर होता है। जिस तरीके से हम मादा जनन तंत्र को पढ़ते, ठीक उसी तरीके से नर जनन तंत्र को भी आपको इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी शुक्र जनिक नलिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस तरीके से आपका नर जनन तंत्र की संरचना होती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर नर जनन तंत्र की संरचना कैसी होती है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर जनन तंत्र, ये वो जनन तंत्र है जिसमें नर अपने युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो कहाँ होता है, क्या होता है नर जनन तंत्र की? अगर हम बात करते हैं तो नर जनन तंत्र नर में उसके श्रोणि भाग में पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। आधा जनन तंत्र तो पेल्विक कैविटी में है, लेकिन आधा जनन तंत्र शरीर से बाहर होता है। तो जब हम नर जनन तंत्र की संरचनाओं की बात करेंगे, कौन कौन से अंग से मिलकर बना होता है, तो देखिए इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। जिस तरीके से हम मादा जनन तंत्र को पढ़ते, ठीक उसी तरीके से नर जनन तंत्र को भी आपको इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड करना है। जैसे प्राथमिक अंग, सहायक अंग, सहायक ग्रंथि और बाह्य जनेंद्रिय। प्राथमिक अंग वो अंग होता है जो कि युग्मकों का निर्माण करता है, यानी नर इसमें अपने शुक्राणु का निर्माण करेगा, और ये प्राथमिक अंग नर में वृषण होता है। सहायक अंग वो अंग होते हैं जो कि इस शुक्राणु को बाहर ले जाएंगे, भंडारण करेंगे, एक तरीके से सहायता करते हैं। तो ये सहायक अंग में आ जाते हैं। क्लियर? जैसे वृषण जालिका, शुक्र वाहिनी, अधिवृषण, शुक्राशय, ठीक है, ठीक। और अगर सहायक ग्रंथियों की बात करें तो ये क्या होगा, ये वो ग्रंथियां हैं जो कुछ ना कुछ स्त्रवण कर रहे हैं, जैसे कि शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रिल ग्रंथि, और बाह्य जनेंद्रिय जो कि शुक्राणु को बाहर निकाल रही है। तो नर में शिश्न यानी कि पेनिस पाया जाता है। अब देखिए प्राथमिक अंग नर में वृषण जो होता है वो शरीर से बाहर होता है, एक थैली जैसी संरचना में लटका रहता है। तो कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए। तो आप देखोगे ये नर है, इसमें एक थैली जैसी 2 संरचनाएं हैं जिसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, और इनके बाहर होने का रीजन है क्योंकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु निर्माण के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर शरीर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये शुक्राणु का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर शरीर के बाहर इस वृषण कोश की बात करें तो इसमें 2 से 2.5 डिग्री शरीर तापमान से कम तापमान, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस, 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और ये शुक्राणु के परिपक्वन के लिए एक अच्छा तापमान कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए एक जोड़ी वृषण आपके कहाँ है, प्राथमिक अंग वृषण कोश स्क्वार्टम में उपस्थित है। जब हम इस वृषण कोश के अनुप्रस्थ काट करते हैं, हम इसको काट के देखते हैं, तो इसमें आपको इसके सहायक अंग दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि नर में आधा जनन तंत्र शरीर से बाहर इस वृषण कोश में है और आधा शरीर के अंदर है। तो जो बाहर है वो वृषण है, जिसमें सहायक अंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले वृषण में आप देखते हो 250 कक्ष पाए जाते हैं। तो वो जो 250 कक्ष होते हैं, कक्ष होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृषण पालियां कहते हैं। ठीक है, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम उन्हें कहते हैं। इन वृषण पाली में आप देख रहे हो 2 से, ठीक है, 1 से 3 संख्या में ये आपकी नलिका जैसी संरचना जारी है। तो इसे हम शुक्र जनक नलिका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी शुक्र जनक नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर देखो ये शुक्र जनक नलिका आगे की ओर जाकर के एक जाल सा बना रही है। तो जाल बना रही है तो इसे हम वृषण जालिका यानी कि रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्लियर? तो यानी कि शुक्र जनक नलिका में शुक्राणु बने और ये शुक्राणु कहाँ गए, रेटे टेस्टिस में गए। अब रेटे टेस्टिस से एक नलिका जारी, एक वाहिनी जारी है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाहर की ओर जारी है, वो आपकी शुक्र नलिका कहलाती है।
वो क्या कहलाएगी, उसको ध्यान रखना है, वो क्या होगी आपकी शुक्र वाहिनी होती है। ठीक है, तो इसको हम सही कर लेंगे कि वो क्या है आपकी शुक्र वाहिनी की संरचना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये किसकी संरचना है आपकी, ये होती है शुक्र वाहिनी की संरचना, शुक्र वाहिनी की संरचना, जिसे हम क्या कहेंगे वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। तो ये शुक्र वाहिनी है जो कि अब क्या कर रही है, बाहर की ओर जा रही है। और कहाँ खुलती है, ये एक कुंडलित संरचना होती है वृषण के ऊपर, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण वो संरचना है जहां पर शुक्राणुओं का भंडारण होता है। तो अब तक ये सारी संरचना शरीर से बाहर वृषण कोश में है। इस अधिवृषण से एक नलिका जैसी संरचना जा रही होती है शरीर के अंदर, जिसे हम शुक्र वाहक कहते हैं, वासा डिफरेंसिया कहते हैं, जो कि शुक्राणु को अब कहाँ ले जा रहा है, शरीर के अंदर ले जा रहा है। तो अगर अब इस डायग्राम को हम देखें तो कैसा दिखाई देगा, डायग्राम देखें तो एक नर जनन तंत्र का डायग्राम ये रहा, जहां पर शरीर से बाहर आप देखोगे ये किसकी संरचना है, वृषण की। इसके अंदर मैंने आपको सारे सहायक अंग बता दिए और मैंने कहा कि ये एक नलिका है जो कि अब क्या कर रही है, अब यहाँ पर जनन तंत्र को अंदर ले जा रही है। तो ये कौन सी संरचना है, यही वो शुक्र वाहक की संरचना है। तो हमने यहाँ पर प्राथमिक अंग देखा और वृषण के अंदर सारे सहायक अंग जान लिए। अब आ जाते सहायक ग्रंथियों के बारे में। तो जब हम सहायक ग्रंथियों की बात करते तो नर में 3 ग्रंथियां होती है। ठीक है, सबसे पहले एक ग्रंथि आपकी, 2 ग्रंथि यहाँ पर होती है जिन्हें हम क्या कहेंगे, शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। ये जो शुक्राशय ग्रंथि है जो कि क्या करेंगे, शुक्राणु में कुछ स्त्राव करते, कैल्शियम का, फ्रक्टोज का स्त्राव करते हैं और इनकी संख्या कितनी होगी, 2 संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे एक ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो ग्रंथि है केवल 1 संख्या में है, इसे हम क्या कहेंगे, ये नर में कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि संख्या में कितनी होगी, 1 होती है, जो कि अब शुक्राणु में कुछ तरल का स्त्राव करती है। ठीक है, उसको कलर देती है, उसे गंध देती है और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स का स्त्राव करेगी, जिसके कारण अब शुक्राणु क्या है, वीर्य तरल में रहता है। तो यानी कि वीर्य होगा, उसके अंदर शुक्राणु कोशिका पाई जाती है जो कि उसको ऊर्जा देगी। उसके बाद यहाँ नीचे आप देखोगे आपको एक और ग्रंथि दिखाई देंगी, ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो 2 ग्रंथि होती है इनको हम क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रिल ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि। और ये भी नर में कितनी संख्या में होंगी, 2 संख्या में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे। और ये क्या करेंगी, ये एक लुब्रिकेंट का स्त्राव करती है, वही एक क्षारदर्शी पारदर्शी द्रव का स्त्राव करती है, जो कि मैथुन क्रिया के समय लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, अब सहायक ग्रंथियां आ गई, 3 ग्रंथि। फिर आते बाह्य जनेंद्री। तो नर में क्या है, वृषण कोश के ठीक आगे एक संरचना होती है, वो कहलाती है शिश्न की, यानी कि पेनिस की। तो ये आप लटकी हुई संरचना आप देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रही है। ये संरचना जो होती है ये किसकी होगी, शिश्न की होती है, पेनिस की होती है। क्लियर। इस पेनिस का जो अग्र का भाग होता है, ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा, शिश्न मुंड कहलाता है। ठीक है। और इस शिश्न मुंड में एक बहुत ही ढीली सी त्वचा होती है, जिस त्वचा को हम किस नाम से जानते हैं, अग्रछद नाम से जानते हैं, अग्रछद नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका नर जनन तंत्र की संरचना होती है, जिसमें आपने देखा कि नर जनन तंत्र आधा तो श्रोणि गुहा के बाहर है, आधा अंदर है। सबसे पहले नर का प्राथमिक अंग वृषण है, एक जोड़ी प्राथमिक अंग नर में पाया जाता है वृषण, जिसकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें, वृषण की किसकी बात कर रहे हैं हम, चौड़ाई, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। उसके बाद वृषण के अंदर 250 कक्ष वृषण पालियां होती है, जिनमें आपकी नलिकाएं होंगी, जिन्हें शुक्र जनक नलिका कहती है, 1 से 3 संख्या में, जिनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है।
ये शुक्रजनक नलिका आगे एक जाल जैसी संरचना में खुलती है जिसे हम वृषण जालिका कहेंगे, और ये वृषण जालिका शुक्र वाहिनी बनाते हुए आगे बाहर वृषण की ओर कुंडलित होकर अधिवृषण का निर्माण करते हैं। अधिवृषण में शुक्राणुओं का भंडारण होता है, और फिर एक क्या है, नलिका रूपी संरचना अब क्या कर रही है, अंदर की ओर जा रही है, जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। और जो शुक्राणु को अंदर से लेते हुए कहाँ जा रही है, इन ग्रंथियों के समीप से गुजार करके शिश्न के द्वारा बाहर डाल रही है। नर की ग्रंथियां आपको पता है, शुक्राशय ग्रंथि 2 होती है, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि केवल 1 संख्या में है, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि 2 संख्या में, जिसे काउपर्स ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और नर में एक बाह्य जनेंद्रिय जिसे हम शिश्न यानी कि पेनिस कहते हैं, जिसके द्वारा वीर्य बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो ये होते हैं आपकी नर जनन तंत्र की संरचना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से नर जनन तंत्र की संरचना समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके से और वीडियो के लिए बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।